नमस्कार, मैं डॉक्टर फरमान अली, उत्कर्ष क्लासेस से आपका साहस बैच में स्वागत है। और हम लोग जो है अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो एक सीरीज हमने चलाई है जो कंटिन्यू चल रही है, जो विभिन्न एग्जामों से संबंधित, जो विभिन्न एग्जाम होते हैं आपके, उनसे महत्वपूर्ण जो सवाल जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं और ऐसे ही जो सवाल आते हैं उन्हीं को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है, बहुत आसान सा सवाल है। एक आदमी किस समास का उदाहरण है? एक आदमी किस समास का उदाहरण है? अब देखिए, इसमें जो है कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब बहुत आसान सा सवाल है कि एक आदमी किस समास का उदाहरण है। देखिए, अगर ये दो आदमी होता तो ये द्विगु का हो जाता, लेकिन एक जो संख्यावाचक शब्द है, एक संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन फिर भी ये क्या है कि गुण के रूप में काम करेगा। इसका विग्रह करेंगे कैसे? एक है जो आदमी वह है, ऐसे इसका विग्रह होगा। विग्रह मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे एक है जो आदमी वह है। अब ये जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण? कर्मधारय समास का। अगर इसमें दो आदमी होता तो ये द्विगु का होता, और खाली क्या है कि इतना आ जाए 10, तो 10 जो है द्विगु का उदाहरण होता है। और खाली 11 आ जाए तो द्वंद्व समास हो जाता है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे आ जाए तो ये जो है कि 18 तक जो होते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। और अगर ऐसे आ जाए 18 आदमी तो द्विगु का होता है। तो एक आदमी जो है एक का समूह तो होता नहीं है, तो इसलिए एक जो है संख्यावाचक विशेषण होते हुए भी ये क्या है, कर्मधारय समास के रूप में काम आता है। तो अब यहाँ पर जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। जो है अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे थे। शब्द व्याकरण का समूह नहीं है। बहुत आसान सा सवाल है, शब्द व्याकरण का समूह नहीं है। आपको तो पता है व्याकरण के दो प्रकार होते हैं, एक तो पद व्याकरण होती है, एक शब्द व्याकरण होती है। शब्द व्याकरण क्या होती है? जिस व्याकरण के भाग में हम शब्दों के बारे में जानकारी लेते हैं उसे शब्द व्याकरण कहा जाता है। अब शब्द व्याकरण के संदर्भ में जैसे वर्ण विचार है, संधि, समास है, प्रत्यय, उपसर्ग, अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, शब्द शुद्ध अशुद्ध है, ठीक है, और इसके बारे में तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, ये जो है शब्द व्याकरण के उदाहरण होते हैं। एक व्याकरण का जो भेद होता है, एक जो प्रकार होता है वो होता है पद व्याकरण। पद व्याकरण जब शब्दों को हम लोग क्या है कि वाक्य में रखते हैं तो एक से अधिक जब शब्द हो जाते हैं तो क्या है, पद के रूप में हो जाते हैं। वैसे तो पद को ही शब्द कहा जाता है, लेकिन जब एक से अधिक शब्दों को हम एक साथ रखते हैं तो वह पद व्याकरण के संदर्भ में आते हैं। अब पद व्याकरण में जो है, जो वाक्य के अंतर्गत जिनका हम लोग पढ़े, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, काल, अभिकारी पद और वाक्य सही और गलत, लोकोक्ति, मुहावरे, ये जो है संक्षिप्तीकरण, निबंध, जो सारे क्या है कि पद व्याकरण के उदाहरण होते हैं। अब उसी से संबंधित जो व्याकरण के दो प्रकार होते हैं उनमें से आपसे एक सवाल पूछा गया है यहाँ पर कि शब्द व्याकरण का कौन सा वो नहीं है। अब देखिए, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये तो जो है शब्द व्याकरण है। ये तो क्या है कि शब्द व्याकरण के उदाहरण हो गए, अर्थात तो उसे कहा जाता है जिस व्याकरण के भाग में तो हम शब्दों की पहचान करते हैं उसे शब्द व्याकरण कहा जाता है। अब यहाँ जैसे देखते हैं प्रत्यय है, उपसर्ग है और अनेकार्थी शब्द है, तो अब ये जो है ये सारे जो है शब्द व्याकरण के उदाहरण होते हैं। शब्द व्याकरण उसे कहा जाता है व्याकरण के जिस भाग में हम शब्दों की जानकारी लेते हैं, शब्दों के बारे में बतलाते हैं, उसे हम लोग क्या है कि शब्द व्याकरण कहते हैं। अब यहाँ देखिए जो है शब्द युग्म, जैसे विलोम शब्द है, समास है, तो ये भी जो है शब्द व्याकरण के उदाहरण होते हैं। ये भी जो है क्या है कि शब्द व्याकरण के उदाहरण। शब्द व्याकरण उसे कहा जाता है व्याकरण के जिस भाग में हम शब्दों की जानकारी लेते हैं उसे शब्द व्याकरण कहा जाता है। अब यहाँ देखिए जैसे तत्सम है, ठीक है, और रूढ़ शब्द है, ठीक है। रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? जिनका खंडन नहीं किया जाए, जैसे हम लोग पानी, जैसे जल है, जैसे क्या है कि सूर्य है, ये रूढ़ शब्द होते हैं। ये तो क्या है कि रूढ़ शब्द जो है शब्द व्याकरण के उदाहरण होते हैं। देखिए, इसी ऑप्शन में क्या है कि कोई प्रॉब्लम है, जो क्या है कि शब्द तत्सम जो शब्द होते हैं ये शब्द व्याकरण के उदाहरण होते हैं। तत्सम जो शब्द है ये किसके होते हैं? शब्द व्याकरण के। अब क्रिया जो है, क्रिया, ये जो है पद व्याकरण का उदाहरण होते हैं। किसका होते हैं? पद व्याकरण का उदाहरण होते हैं। तो अब ये जो है डी जो ऑप्शन है, ठीक है, ये क्या है कि पद व्याकरण का उदाहरण है।
तो ये जो आते हैं शब्द व्याकरण का समूह कौन सा नहीं है। तो शब्द व्याकरण का समूह जो है इसमें जो है क्रिया जो शब्द है ये शब्द व्याकरण का उदाहरण नहीं है, ये पद व्याकरण का। तो इसमें क्या है कि शब्द व्याकरण और पद व्याकरण के जो है दोनों के मिले जुले ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए यही असंगत होगा, यही शब्द व्याकरण का पूरा समूह नहीं है। बाकी जो है सारे के सारे उदाहरण शब्द व्याकरण के हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बार ये सवाल भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा उदाहरण है जो शब्द व्याकरण का नहीं है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जो है अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। देखिए व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं। देखिए आसान सा सवाल है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। व्याकरण के जो है 2 प्रकार होते हैं। देखिए आप लोग सही आंसर बता रहे हैं। तो एक तो क्या है कि शब्द व्याकरण होती है, क्या होती है, शब्द व्याकरण, ठीक है, आसान सा सवाल है। और एक जो है पद व्याकरण होती है। लेकिन एक बार जो है ये सवाल पूछा गया था कि व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं, एक बार ये पूछा गया था। आपने सही आंसर बताया है, जिन्होंने बी आंसर बताया उनका सही है। एक बार ये सवाल पूछा गया था कि व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं, अर्थात 2 प्रकार होते हैं, एक शब्द व्याकरण होता है और एक क्या होता है, पद व्याकरण होता है। तो इसके क्या है कि 2 प्रकार होते हैं। आगे हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ चल रहे थे। असंगत तथ्य है, क्या है, असंगत तथ्य है। राधा ने बताया कि कल का अवकाश है, ठीक है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। असंगत तथ्य, देखिए संज्ञा आश्रित उपवाक्य किसे कहा जाता है, एक मिश्र वाक्य होता है। क्या होता है, मिश्र वाक्य। अब मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ, जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक क्या होता है, आश्रित उपवाक्य। तो उसको हम लोग क्या है कि मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होता है उसके 3 भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य की शुरुआत योजक शब्द से होती है। अब इसमें देखिए एक संज्ञाश्रित होता है, एक विशेषण आश्रित होता है और एक क्या है कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। तो ये आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। अब यहाँ देखिए राधा ने बताया कि से जो शुरू होता है वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। कौन सा होता है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो ये की से शुरू हुआ, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। अब यहाँ देखिए जो मेहनत करता है उसे सभी पसंद करते हैं। जो से अगर जो शुरू होता है, किससे होता है, जो से। तो जो से जो, देखिए विशेषण आश्रित उपवाक्य किसे कहा जाता है, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण के रूप में कार्य करता है उसे क्या है, विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और विशेषण आश्रित उपवाक्य की शुरुआत, ठीक है, किससे होती है, जो से होती है, जो से होती है और जिसे, और एक क्या है कि जिसने, और एक क्या है कि जिसको, इनसे होती है। ये जो है विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। अब किससे शुरुआत होती है, संज्ञाश्रित उपवाक्य की शुरुआत। तो अब यहाँ देखिए संभवतः कल परीक्षा की तारीख आ जाए, विधेयवाची वाक्य। संभवतः कल परीक्षा की तारीख आ जाए, ठीक है, ये विधेयवाची वाक्य। जहां मैं रहता हूं वहां आम का बाग है, जहां से शुरू हुआ है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ये तो सही है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य उसे कहा जाता है जो आश्रित उपवाक्य स्थान के रूप में, ठीक है, स्थान के रूप में कार्य करता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और इसकी शुरुआत जो होती है स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की जहां से होती है, तो इसे हम लोग क्या है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब संभवतः कल परीक्षा की तारीख आ जाए, संभवतः। अब ये जो है विधेयवाचक वाक्य होता है, कौन सा होता है, विधेयवाचक। ये गलत है इसमें, ये जो है ठीक है, संभावना दर्शाई गई है। तो ये क्या है, संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। किसके आ जाएगा, संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। कि यहाँ पर जो है विधेयवाचक तो वो उससे कहते हैं जो स्थिति या अवस्था को दर्शाता है, उसे जो है हम लोग, ठीक है, विधेयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य निकल रहा है, ये क्या है, स्थिति को दर्शा रहा है। जैसे सोहन गरीब है, ये क्या है कि उसकी अवस्था को दर्शा रहा है। तो ये तो यहाँ पर संभावना दर्शाई गई है, विधेयवाचक वाक्य का उदाहरण नहीं है। ये इसमें क्या है कि गलत है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे थे। वर्ण कहा जाता है, वर्ण किसे कहा जाता है, वर्ण ध्वनि की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्वनि की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। अब यहाँ देखिए भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं, शब्द की लघुत्तम इकाई को कहते हैं, या वर्ण की लघुत्तम इकाई को कहते हैं। तो इसमें जो है ध्वनि की लघुत्तम इकाई जो होती है उसे हम लोग क्या है कि वर्ण कहते हैं। ध्वनि की लघुत्तम, भाषा की लघुत्तम इकाई को तो ध्वनि कहते हैं। भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है उसे ध्वनि कहते हैं। और जब इसको ध्वनि को हम लोग लिख देते हैं तो यह वर्ण का रूप धारण कर लेती है। क्या कर लेती है, वर्ण का रूप धारण कर लेती है। और वर्णों का सार्थक समूह जो होता है वो शब्द कहलाता है।
वर्णों का शब्द सार्थक समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो इसमें जो है ए आंसर है, इसमें ध्वनि की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहा जाता है। देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे थे। ठीक है, आपका जो ये है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, किस व्याकरणाचार्य का कहना है? अब अच्छे से देखिए, व्याकरण के जो जानकार होते हैं, व्याकरण के जानकार को, व्याकरण के जो जानकार होते हैं उसे व्याकरणाचार्य कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, किस व्याकरणाचार्य का कहना है? कामता प्रसाद गुरु का, पंडित किशोरीदास वाजपेयी का। ठीक है, 4 नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। डॉक्टर, ठीक है, वासुदेव नंदन प्रसाद का, डॉक्टर क्या है? वासुदेव नंदन प्रसाद का। तो ये 4 व्याकरणाचार्य यहाँ पर दिए हुए हैं। इनकी किताब का नाम है हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु। पंडित किशोरीदास वाजपेयी की किताब का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। डॉक्टर वचनदेव के किताब का नाम है वृत्त हिंदी व्याकरण भास्कर के नाम से। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की व्याकरण किताब का नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना। तो इन चारों किताबों में से एक किताब में ये परिभाषा दी हुई है, जो पंडित किशोरीदास वाजपेयी की में थोड़ा सा आप अनजान होंगे ऐसे इस परिभाषा से, क्योंकि कई बार जो है ऐसे भी सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे अभी राजस्थान के कॉलेज लेक्चरर का एक एग्जाम हुआ था और उसमें एक सवाल पूछा था कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने वाक्य के कितने प्रकार माने हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछ लिया था वाक्य के कितने प्रकार माने। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने जो है वाक्य के 4 प्रकार माने हैं। तो ऐसे भी कई बार सवाल पूछ ले जाते हैं कि जो है, एक तो उन्होंने जो है सरल वाक्य की बात करी है, एक संयुक्त की, मिश्रित की बात करी है, और एक उसने क्या है जो है अर्थ प्रधान वाक्य है जो इनसे संदर्भित बात कर दी। तो भोलानाथ तिवारी ने जो है वाक्य के 4 प्रकार माने हैं, ये उनका कथन है। लेकिन अब यहाँ ऐसे ही सवाल पूछा गया पंडित, तो ऐसे सवाल जो है 2-3 सवाल अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहे हैं हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण से संबंधित एक मत को दे देते हैं और उसके संदर्भ में एक सवाल पूछते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। असंगत तर्क कौन सा है? विधि क्रिया के 3 भेद होते हैं। ये देखिए, विधि क्रिया किसे कहा जाता है? ठीक है, विधि क्रिया के 3 भेद होते हैं। जिस विधि क्रिया किसे कहा जाता है? जिस क्रिया के माध्यम से हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष क्रिया का पता चलता है उसे हम लोग क्या है? विधि क्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखिए, क्रिया की 3 रीतियां होती हैं। कृदंत धातु के 2 भेद होते हैं, धातु के 5 भेद होते हैं। बहुत आसान सा सवाल है और निसंदेह एक सवाल जो है इनमें से आप इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आने वाला है। विधि क्रिया के 3 भेद होते हैं। देखिए भाई साहब, ये जो सवाल है ना, ये बेटा आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए। इसमें क्या है? एक तो प्रत्यक्ष विधि होती है। कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है। और एक इसका जो भेद होता है वो होती है अप्रत्यक्ष विधि। कौन सी होती है? अप्रत्यक्ष विधि। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि जो विधि क्रिया होती है उसके क्या है कि 2 भेद होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि क्रिया होती है और एक क्या होती है? अप्रत्यक्ष विधि क्रिया होती है। तो इसके क्या है कि 2 भेद होते हैं, 3 भेद नहीं होते हैं। यही इसमें असंगत तर्क है। क्रिया की 3 रीतियां होती हैं। ठीक है, क्रिया की क्या है? 3 रीतियां होती है। एक तो क्रिया की क्या है कि सामान्य रीति होती है, साधारण रीति। ठीक है, साधारण रीति होती है। एक तो क्रिया की साधारण रीति होती है और दूसरी जो होती है क्रिया की विध्यर्थक रीति होती है। कौन सी होती है? विध्यर्थक रीति होती है। एक जो होती है इसकी विध्यर्थक रीति होती है और एक जो होती है इसकी संभाव्य रीति। ठीक है, संभावनार्थ रीति। ठीक है, एक इसकी क्या है कि ये भेद रीति होती है। तो हम लोग जो है क्रिया की रीतियां जो होती हैं ये 3 रीति होती हैं। अर्थात इसके क्या है कि 3 प्रकार होता है। कृदंत धातु के 2 भेद होते हैं। कृदंत धातु के बिल्कुल सही बात है, 2 भेद होते हैं। ठीक है, 2 भेद होते हैं। एक तो क्या है कि जो है इसका सकर्मक क्रिया होती है इसका कृदंत धातु का। ठीक है, एक तो कौन सी भेद हो गया? इसका सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, और एक जो है इसके जो है अकर्मक क्रिया हो गई। ये जो है कृदंत धातु जो होती है उसके 2 भेद होते हैं। इसका मतलब यह हो गया, इसका लक्ष्यार्थ यह है कि कृदंत क्रिया जो होती है उसके क्या है कि 2 प्रकार होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। चूंकि ये जो कृदंत धातु होती है ना, इसको सरल क्रिया कहते हैं।
इसी को क्या है कि दूसरे शब्दों में सरल क्रिया कहते हैं। और इसी सरल क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक क्या है अकर्मक होती है। आपके धातु जो है क्रिया के संदर्भ में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ देखिए धातु के 5 भेद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। धातु के जो 5 भेद होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। एक तो क्या है कि इसमें कृदंत धातु होती है। कौन सी होती है? एक कृदंत धातु होती है इसका। और एक भेद इसका जो होती है नाम धातु होती है। कौन सी होती है? नाम धातु होती है। धातु के 5 भेद होते हैं, आपको याद रखना चाहिए और पांचों के बारे में पता होना चाहिए। एक इसमें जो है अनुकरण धातु होती है। कौन सी होती है? अनुकरण धातु होती है। ठीक है, एक जो है इसमें अनुकरण धातु होती है और एक जो है इसमें जो है व्युत्पन्न धातु होती है। क्या होती है? व्युत्पन्न धातु होती है। और एक जो है इसमें जो है मिश्र धातु होती है। कौन सी होती है? मिश्र धातु होती है। तो ये धातु के क्या है कि 5 भेद होते हैं। इसमें कृदंत धातु होती है, नाम धातु होती है, अनुकरण धातु होती है, व्युत्पन्न धातु होती है और एक क्या होती है? मिश्र धातु होती है। ये धातु के 5 भेद होते हैं। क्रिया की 3 रीतियाँ होती है, साधारण रीति, विधेयर्थक रीति, संभाव्यार्थ रीति होती है, संभावनार्थ रीति। और विधि क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक प्रत्यक्ष विधि क्रिया और एक क्या होती है? अप्रत्यक्ष विधि क्रिया। तो इसमें जो ए आंसर है ये गलत है, बाकी जो है इसमें सारे क्या है कि सही हैं। ठीक है, तो आपको क्या है कि पहले उस पर जाना चाहिए था इसमें से। अगले सवाल की तरफ जो है अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, असंगत तर्क कौन सा है? इसमें जो है पूछा गया कि असंगत तर्क कौन सा है। अब देखिए वाच्य का अर्थ कहने का विषय होता है। ठीक है, वाच्य का अर्थ कहने का विषय होता है, बिल्कुल सही बात है। वाच्य हम लोग कहते हैं कहने के विषय को, अर्थात कहने का विषय क्या है? कहने का विषय क्या है कि या तो कर्ता होता है या कर्म होता है या भाव होता है। तो वाच्य हम लोग कर्ता को कहते हैं, वाच्य कर्म को कहते हैं, वाच्य भाव को कहते हैं। दोबारा से एक बार सुन लीजिए, वाच्य कहने का विषय जिसके द्वारा क्रिया की अन्विति होती है, जिसके द्वारा क्रिया की समाप्ति होती है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया की समाप्ति जो है या तो कर्ता के द्वारा होती है या कर्म के द्वारा होती है या भाव के द्वारा होती है, अर्थात 3 के द्वारा होती है, कर्ता के द्वारा, कर्म के द्वारा और भाव के द्वारा। तो कर्ता को, कर्म को और क्या है भाव को हम लोग क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अब विधि क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्या है? विधि क्रिया के क्या है कि 2 भेद होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि क्रिया होती है और इसके बारे में अभी मैंने आपको बता ही दिया है। और एक क्या है? अप्रत्यक्ष विधि क्रिया होती है। तो ये विधि क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया दशाओं के 3 भेद होते हैं। क्रिया दशाएं जो होती हैं, ये जो दशाएं हैं ना, इन्हीं को हम लोग क्या है कि रीतियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें रीतियाँ कहते हैं। क्रिया की दशा को ही हम लोग क्या है? रीतियाँ कहते हैं। अब वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। अब आपको ये देखना है, ठीक है, विधि क्रिया के 2 भेद नहीं होते हैं। यहाँ क्या है कि नहीं शब्द लिखा गया है। क्या लिखा गया है? नहीं शब्द लिखा गया। जबकि कितने भेद होते हैं? प्रत्यक्ष विधि क्रिया और क्या है? अप्रत्यक्ष विधि क्रिया। तो बी जो ऑप्शन है इसमें ये असंगत है, क्योंकि यहाँ जो है ये नहीं शब्द जो है ये इसके बारे में बतला रहा है कि इसके क्या है? 2 भेद नहीं होते, जबकि 2 भेद होते हैं। आपने पिछले क्वेश्चन में भी इसका जवाब देखा था, आंसर देखा था, जो मैंने समझाया था। एक तो प्रत्यक्ष विधि क्रिया होती है और एक क्या होती है? अप्रत्यक्ष विधि। जबकि इसमें क्या है कि इसको गलत लिख दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ जो है 47 नंबर जो है देखें, संभवतः कल परीक्षा की तारीख आ जाए। संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, तो अब यहाँ जो है हम लोग इसको जो है ये वाक्य शब्द है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इसमें। आप इसको क्या है? वाच्य की जगह क्या पढ़े? वाक्य पढ़े इसमें। ठीक है, संभवतः कल परीक्षा की तारीख आ जाए। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य। राधा रुक रुक कर बोलने लगी, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, सोहन ने पुस्तक पढ़ी थी, कर्मवाच्य। देखिए इस पुस्तक के अनुसार क्या है? इसका रूप परिवर्तन हुआ है। हालांकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तथाकथित लोग कुछ कहते हैं कि नई विभक्ति आ जाती है तो क्या है कि फिर वो क्या है कि कर्तृवाच्य होता है। लेकिन सवाल ये है कि जब वाच्य की परिभाषा देते हैं, वाच्य उसे कहा जाता है जिसके अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन होता है। अब क्रिया का रूप परिवर्तन या तो कर्ता के द्वारा होता है या कर्म के द्वारा होता है या क्या है कि भाव के द्वारा। अब यहाँ पर पुस्तक जो है स्त्रीलिंग शब्द है और पढ़ी थी क्रिया क्या है कि स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब जाहिर सी बात है, जब इस पुस्तक के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन हुआ तो कर्मवाच्य हुआ।
ठीक है, कर्मवाच्य हुआ। इसमें गड़बड़ क्या कर दी, इसमें गड़बड़ जो की गई है कामता प्रसाद गुरु और पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने कर दी। एक जगह तो उसको कर्तृवाच्य लिख दिया और एक जगह उसको क्या कर्मवाच्य लिख दिया, कई कई उदाहरण दे दिए। ऐसी गलती जो है वचनदेव कुमार ने कर दी, ऐसी जो है स्कूल बोर्ड की किताब में गलतियां हो गई हैं। तो अब ये क्या है कि ये तो वही कहावत हो गई कि एक आदमी ने एक व्यक्ति से कहा कि यार मेरी बकरी खो गई, आपने देखी है क्या? तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी बकरी जो है उसका रंग कैसा है मुझे बताइए। तो उसने कहा सफेद कुछ काली पीली मान लीजिए, सफेद कुछ काली पीली मान लीजिए। अब इसका मतलब क्या है, ये जलेबी बनाना होता है, जलेबी खिलाना थोड़ा ही होता है। तो आपको जलेबी खानी है, बनाना थोड़ी है। तो ये गोल गोल घुमा दिया उस आंसर को। आप वो भी कह गए काली है, आप वो भी कह गए पीली है, आप वो भी कह गए सफेद है। तो इसमें ढूंढने वाला तो आदमी परेशान हो जाएगा ना। तो इस तरह से क्या होता है कि गलतियां कामता प्रसाद गुरु, पंडित किशोरीदास वाजपेयी और जो कक्षा 9 से 12वीं तक की जो किताब है उसमें गलती हुई है कि वो दोनों कह गए। सवाल इतनी सी ही बात है कि जिसके अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन होता है उसे वाच्य कहा जाता है। अब कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, और कर्म के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन होता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और भाव के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन होता है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। अब यहाँ सोहन ने पुस्तक पढ़ी थी, अब जाहिर सी बात है पुस्तक स्त्रीलिंग है, एक वचन के रूप में है और इस पढ़ी थी, इस पुस्तक के अनुसार हो रहा है, तो ये कर्तृवाच्य कैसे हो सकता है? सब इसके अनुसार क्रिया का वाच्य की परिभाषा आप देखिए, ठीक है। और फिर आप संस्कृत के नियम को लेकर बैठे रहेंगे कि नहीं नई विभक्ति आ जाती है तो कर्तृवाच्य होता है, ये कर्मवाच्य है, चूंकि कर्म इसके पुस्तक के अनुसार जो है क्रिया का रूप परिवर्तन हो रहा है। चला रहा सहा, ये क्या है? भाववाच्य होता है। जहां पर क्या आ जाए, चला रहा सहा, ये भाववाच्य होते हैं। भाववाच्य उसे कहा जाता है जिस, ठीक है, जब क्रिया का रूप परिवर्तन करता है और कर्म के अनुसार नहीं होकर किसके अनुसार, भाववाच्य के अनुसार, भाव के अनुसार होता है, उसे भाववाच्य कहा जाता है। भाववाच्य में क्रिया क्या है? नकारात्मक होती है, अधिकतर ये देखने को मिलता है। भाववाच्य में क्रिया आकर्मक होती है। भाववाच्य के में जो है क्रिया क्या है कि पुल्लिंग के रूप में होती है, एक वचन के रूप में होती है और अन्य पुरुष के रूप में होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है कि रहा, सहा, कहा, ठीक है, जाए, ये ऐसे शब्द होते हैं तो ये सही है। अब यहाँ रुक रुक कर चलने लगी तो ये क्या है कि अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अब ये जो है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया किसे कहा जाता है? ठीक है, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया किसे, तो ये जो है बी ऑप्शन जो है इसमें असंगत है, बाकी क्या है कि इसमें संगत है। आगे हम लोग देख रहे थे, बातचीत हम लोग कर रहे थे, ठीक है। ये जो है ऑफलाइन में भी हमने पढ़ाई है। ऑफलाइन में हमारे क्या है, निरंतर स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, सेकंड ग्रेड में भी, फर्स्ट ग्रेड में भी, ठीक है, और दूसरे एग्जाम में भी, और एसआई में, आरएस में हमारे जो है यहाँ पर ऑफलाइन के जो बैच चल रहे हैं तो उनमें निरंतर एडमिशन हो रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे जो है जयपुर सेंटर पर और जोधपुर सेंटर पर किसी में भी आप लोग जो है आकर पढ़ सकते हैं। और जो लोग मध्य प्रदेश से हैं वो हमारे इंदौर सेंटर में, और जो उत्तर प्रदेश से वो हमारे प्रयाग सेंटर में जाकर हमारी एक्सेलेंस टीम है। एक एक टीम जो है पूरे सब्जेक्ट की क्या है कि डेप्थ जानती है, नॉलेज है उनको, तो आप कहीं भी ले सकते हैं। आपको पूरा मैटर देते हैं हम लोग, टेस्ट सीरीज कराते हैं, ऑफलाइन समझाते हैं, फिर उनको क्या है कि आपको ऐप में भी मिलती है, वो रिकॉर्डिंग क्लासेज भी मिलती हैं। तो इतनी जो सुविधा अगर हम लोग स्टूडेंट को दे रहे हैं तो हमारे अलावा क्या है कोई दूसरा व्यक्ति इतनी सुविधा नहीं देता है। तो अगले सवाल की तरफ हम लोग जो चल रहे थे, इसमें भी जो है ये अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। देखिए अब दीपावली मनाने का तो वक्त आ ही गया है, और दीपावली अगर आपके करियर को, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए मनाई जाए तो उस दीपावली के क्या है कि कुछ और ही मकसद होते हैं, उनका कुछ और ही अलग अर्थ होता है। और ऐसी दीपावली जो है जो धार्मिक दृष्टिकोण से भी, हमारे करियर के दृष्टिकोण से भी, अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि दुनियाई जो है हिसाब से भी और आसमानी हिसाब से भी देखा जाए तो ये दीपावली क्या है कि कुछ खास होने वाली है, कुछ विशेष होने वाली है। उत्कर्ष आपके लिए क्या है कि इसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया है, ठीक है, एक आपके लिए ऑफर लेकर आया है, एक आपको जो है आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको एक रहबर के रूप में लेकर आया है, जिसको हम लोग एजुकेशन नाम देते हैं। देखिए ये दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। अब यहाँ देखिए विद्यार्थियों की बेहद मांग पर आ गया है उत्कर्ष ऐप का दीपावली महाधमाका है जो 10 से 15 नवंबर, ठीक है, 10 से 15 नवंबर तक है ये। और सबसे गुणवत्तामूलक, सबसे किफायती ऑफलाइन कोर्सेज पाएं, 90% छूट है हमारा। और टेस्ट सीरीज जो है, ठीक है, तो लोग तो क्या है कि टेस्ट सीरीज चलाते हैं।
अलग से पैसे लेगा। हम टेस्ट सीरीज आपके कोर्स के साथ दे रहे हैं, ठीक है, कोर्स के साथ दे रहे हैं। और जब तक आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाते तो उत्कर्ष आपके साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि उत्कर्ष क्या है, ये एक परिवार है, ये एक सारे पूरे देश की संपत्ति है। जो उत्कर्ष के जो स्टूडेंट है वो सभी का है, उत्कर्ष बहुत बड़ा परिवार है, ठीक है। तो आपके लिए क्या है कि इसलिए परिवार की भावनाओं को ध्यान रखते हुए हम लोग जो है 90% तक हर कोर्स पर आपको क्या है छूट मिल रही है, और 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रहे हैं हम लोग। 6 मंथ जो, अब मान लीजिए आपको क्या है जो जितनी मिलती थी उससे ज़्यादा क्या है कि 6 महीने के और हम लोग उसको बढ़ा कर दे रहे हैं। तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है, घर बैठे तैयारी हो सकती है, और आप लोग जो है इस दीपावली के अवसर पर इस त्यौहार का एक अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, दुनिया के हिसाब से भी और दीनी हिसाब से भी। तो आपको ऐसा जो है ऑफर बहुत बहुत मुबारक हो, और इसके साथ में दीपावली की आपको शुभकामनाएं, मेरी दुआएं हैं आपके साथ में, आशीर्वाद है अपने सभी स्टूडेंट के साथ में कि भगवान आपकी इच्छा को, ऊपर वाला आपकी इच्छा को जल्द पूर्ण करे, खुदा आपकी सारी मन कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। खैर ठीक है, असंगत तर्क कौन सा है? देखिए फिर एक सवाल पूछा गया कि इसमें असंगत तर्क कौन सा है। अधिकतर सवाल ऐसे इसलिए दिए जा रहे हैं जिससे कब क्वेश्चन में आपकी अधिक से अधिक अर्थात कंप्लीट व्याकरण को तैयार किया जा सके। तो अब यहाँ देखिए, जैसे संभवतः हवा चल रही होगी, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। अब संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? ये संदिग्ध शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संदेह। क्या होता है? संदेह। वर्तमान का अर्थ होता है जो चल रहा है, जो क्या है चल रहा है, उसे हम लोग क्या है कि वर्तमान कहते हैं, जो चल रहा है। और काल का अर्थ होता है समय के प्रति क्या है मानसिक बोध, उसे क्या है कि हम लोग काल कहते हैं। अब यहाँ देखिए, संभवतः हवा चल रही होगी, बच्चे गा रहे होंगे, सोहन पढ़ रहा होगा, छात्र खेल रहे होंगे, अध्यापक पढ़ा रहा होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल होता है, क्योंकि इससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ में जो है उसके संदिग्धता का भी पता चलता है, उसे हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अब काल का जो पता चलता है वो क्रिया के माध्यम से चलता है, जैसे काल समय के प्रति मानसिक बोध को कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब काल जो है समय को नहीं कहते। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, अधिकतर बच्चे क्या है कि समय पर निशान लगाते हैं, काल समय को कहते हैं। काल जो है, समय जो है अंग्रेजी के टाइम का हिंदी रूपांतरण है, और टेंस जो है इसको हम लोग क्या है कि काल कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टेंस को काल कहा जाता है, टाइम को जो है काल नहीं कहा जाता, समय को काल नहीं कहा जाता है। समय के प्रति जो मानसिक बोध होता है उसे काल कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, मैदान आयताकार है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। किसका है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया की उत्पत्ति कृदंत धातु से नहीं हुई है, या नहीं शब्द लगा रखा है, अर्थात इसमें डी जो आंसर है, ठीक है, जो डी जो है ये गलत है, क्योंकि सकर्मक क्रिया की उत्पत्ति कृदंत से हुई है। इस कृदंत धातु को ही हम लोग क्या है कि सरल क्रिया कहते हैं, अर्थात इसे ही क्या है कि हम लोग क्या है कृदंत धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत धातु कहते हैं। और इसकी क्या है कि सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक तो क्या है कि सरल क्रिया के क्या है दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। और सरल क्रिया जो होती है इसके दो भेद होते हैं। एक तो जो होती है सकर्मक क्रिया होती है, क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। और दूसरी जो होती है अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। अब इसकी क्या है कि दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया होती है और एक क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। तो कृदंत धातु के दो, जबकि यहाँ जो है नहीं लिखा हुआ है सकर्मक क्रिया की उत्पत्ति, बिल्कुल सही बात है, ये कृदंत धातु सही होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। और इसमें जो है डी आंसर जो है ये गलत है, बाकी तो जो है इसमें सारे सारे सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जो देख रहे थे, असंगत वृत्ति का उदाहरण है। देखिए, वृत्ति किसे कहा जाता है? वृत्ति कहा जाता है मन स्थिति को। किसको कहा जाता है? मन स्थिति जो होती है उसे क्या है कि वृत्ति कहा जाता है। अब जो मन स्थिति होती है उसको हम लोग क्या है कि वृत्ति कहते हैं। अज्ञात वृत्ति, आप आ जाइए, ठीक है। देखिए, आप आ जाइए, ये क्या लिखा है? अज्ञात वृत्ति। अज्ञात वृत्ति में क्या होता है? जिस वृत्ति के माध्यम से अनुमति दिए जाने का या लिए जाने का पता लगता है उसे अज्ञात वृत्ति कहा जाता है। आप आ जाइए, आप चले जाइए, आप अंदर बैठ जाइए, आप खाना खा लीजिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, ये कार्य कल तक हो जाना चाहिए, ये क्या है? अज्ञात वृत्ति है। अब देखिए, इच्छार्थ वृत्ति में देखिए, जन्मदिन मुबारक हो,
इच्छार्थ मनोवृत्ति अर्थात किसे कहा जाता है, जिस वृत्ति के माध्यम से इच्छा का पता लगता है। अब इच्छा क्या होती है, जहाँ आशीर्वाद होता है, शुभकामनाएं होती है, शुभ संदेश होते हैं, बधाइयाँ जो होती है, उसे क्या है, इच्छार्थ वृत्ति कहते हैं हम लोग। जैसे जन्मदिन मुबारक, ये क्या है, इच्छार्थ वृत्ति का वो है उदाहरण। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं संदेहार्थ वृत्ति, वह जाएगा, वह क्या है, जाएगा, वह जाएगा। निश्चार्थ वृत्ति में मोहन गिर गया, ठीक है, मोहन गिर गया। अब इसमें से क्या है कि आपको छांटना है। अज्ञार्थ वृत्ति, आप आ जाइए, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। वृत्ति का असंगत उदाहरण पूछा है, इसमें क्या पूछा है, असंगत। इच्छार्थ वृत्ति, जन्मदिन मुबारक हो, ये भी सही है, इच्छार्थ वृत्ति, ठीक है। संदेहार्थ वृत्ति, वह जाएगा नहीं, वह जा रहा होगा, इसे होना चाहिए था। ये तो क्या है, संभावना है, किसको दर्शा दिया, ये तो संभावना को दर्शा दिया गया है। तो ये जो है संदेहार्थ वृत्ति तो क्या होती, ठीक है, ठीक है, वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, तो वो हो जाते हैं। इसमें सी जो आंसर है ये गलत है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देख लेते हैं, असंगत तर्क कौन सा है, ठीक है, क्या है, असंगत तर्क कौन सा है, अर्थात एक गलत तर्क है, उसको आपको ढूंढना है। इसमें से देखिए, ध्वनि में परिवर्तन को संधि कहते हैं, दो पद मिलकर एक शब्द बनाना समास कहलाता है, वाच्य के दो प्रकार होते हैं, सहायक अर्थ को रंजक क्रिया नहीं कहा जाता है। बस 4 ऑप्शन हैं और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इनमें से चारों में से आप एक आसानी से छाड़ देंगे। कुछ बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, जो बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, सही आंसर लगा रहे हैं। हालांकि जो है हर किसी का कमेंट पढ़ा भी नहीं जाता है, लेकिन जो मैं जानता हूं जो जो सही आंसर दे रहे हैं उसको थोड़ा सा आप लोग और थोड़ा सा सुधारिए इनमें। देखिए, ध्वनि में परिवर्तन को संधि कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। नई ध्वनि उत्पन्न होना संधि कहलाती है। ध्वनि में परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो ध्वनियों के मिलाने से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहा जाता है। नई ध्वनि उत्पन्न होना क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। दो ध्वनियों के मिलने से जो विकार पैदा होता है, जो परिवर्तन होता है, जो नई ध्वनि पैदा होती है, उसको संधि कहा जाता है। अब कैसे, जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण देखा, ठीक है, जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे शब्द धन अर्थ है, क्या है, शब्द धन। अब देह में अंतिम ध्वनि क्या है, अ की मिली, अ धन अ का परिवर्तन क्या हो जाता है, आ में हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, शब्दार्थ, क्या हो जाता है, शब्दार्थ। अब ये जो है यहाँ पर आ की ध्वनि हो गई, तो इसे क्या है कि संधि कहा जाता है। दो ध्वनियों को मिलाने से जो विकार पैदा होता है, दो पद मिलकर एक शब्द बनाते हैं, ये क्या है, समास कहलाते हैं। दो पद मिलकर एक शब्द बना, देखिए दो पद मिलकर, दो पद कैसे मिले, जैसे एक तो हमने सु मिलाया और एक शब्द क्या मिलाया हमने, आगत मिलाया, तो अब ये दोनों का हमने संक्षेपण कर दिया स्वागत, क्या कर दिया, स्वागत, तो ये संक्षेपण कर दिया। इसका विग्रह जो होता है सु है जो आगत है, ये जो है इसका विग्रह होता है सु है जो आगत, ये इसका क्या है कि हमने संक्षेपण कर दिया। तो ये जो है संक्षिप्त जो है, ये क्या है कि इसका क्या कर दिया हमने, संक्षेपण कर दिया। तो ये क्या है कि संक्षेपण, इसको समास कहते हैं। समास कहते हैं संक्षिप्तीकरण को, समास कहते हैं दो पदों के संक्षेपण को, समास कहते हैं छोटा रूप को, अर्थात दो पदों को मिलाकर जब संक्षिप्त रूप धारण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। वाच्य के दो प्रकार होते हैं, बिल्कुल है, वाच्य के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, एक तो कर्तृवाच्य और एक क्या है, अकर्तृवाच्य। सहायक क्रिया अर्थ को रंजक क्रिया कहा जाता है, ये गलत है। यहाँ पर जो सहायक क्रिया जो होती है उसे रंजक क्रिया, ठीक है, नहीं कहा जाता, यहाँ पर लिखा गया है, जबकि कहा जाता है, ये क्या है, कहा जाता है। सहायक जो, जैसे हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है। अब यहाँ देखिए, जैसे हवा चल रही है, ये सहायक क्रिया जो है इसी को हम लोग क्या है कि रंजक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया को क्या कहते हैं, रंजक क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर क्या है कि नहीं शब्द लिख दिया गया है, क्योंकि सहायक क्रिया को रंजक क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मुख्य क्रिया को पूर्णता की ओर लेकर जाती है। किसकी ओर लेकर जाती है, पूर्णता की ओर लेकर जाती है मुख्य क्रिया को। अब ये रही है जो है, ये चल जो शब्द है, मुख्य धातु है, इसको क्या है कि अपने पूर्णता की ओर लेकर जा रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या है, रंजक क्रिया कहते हैं। रंजक क्रिया उसे कहा जाता है जो मुख्य क्रिया में तरह तरह का रंग भरने का कार्य करती है, उसे रंजक क्रिया कहा जाता है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में जो सहायक धातु होती है, जो सहायक क्रिया होती है, जो सहायक अर्थ होता है, उसी को हम लोग क्या है, रंजक क्रिया कहते हैं। चूंकि ये मुख्य क्रिया को पूर्णता की ओर लेकर जाती है, इस पूर्णता की ओर लेकर जाना ही हम लोग इसको क्या है कि सहायक क्रिया
कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या है कि सहायक अर्थ को ही रंजक क्रिया नहीं कहा जाता, ये गलत है इसमें। बाकी क्या है कि यहाँ तर्क संगत है। अगले प्रश्न की तरफ जो है हम लोग चलते हैं। जैसे एक सवाल और इसमें जो है आसान सा है, गीता बाजार गई और पुस्तक खरीद लाई। गीता बाजार गई और पुस्तक खरीद, ठीक है, लाई, किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए और से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो है गीता बाजार गई, ये जो एक तो उपवाक्य ये हो गया, इसको हम लोग क्या है कि स्वतंत्र उपवाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? स्वतंत्र उपवाक्य। ये जो है स्वतंत्र उपवाक्य हो गया। और क्या हो गया यहाँ पर? ये योजक शब्द हो गया। क्या हो गया? ये योजक शब्द हो गया। योजक शब्द हो गया। पुस्तक खरीद लाई, ये क्या है? ये क्या है कि स्वतंत्र उपवाक्य हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्र उपवाक्य। ये क्या है कि स्वतंत्र उपवाक्य हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है और क्या है? योजक शब्द हो गया। जहाँ दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और योजक शब्द से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। आप लोग बिल्कुल सही तो आंसर बता रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अब ये कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। सरल वाक्य तो उसे कहा जाता है जिसकी क्रिया सरल होती है, अर्थात जिसमें सरल वाक्य किसे कहा जाता है? जिसमें एक विधेय होता है, एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य हम कर्ता को कहते हैं, विधेय जो है हम लोग क्या है? क्रिया को कहता है। अर्थात जो क्रिया के बारे में कहा, जिसके बारे में कहा गया वो उद्देश्य हो गया, जो कुछ कहा गया वो विधेय हो गया। उद्देश्य कर्ता को, विधेय क्या है? क्रिया को कहते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे मोर नाचा, मोर नाचा। अब मोर जो है ये तो उद्देश्य हो गया, ये तो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और नाचा जो है ये क्या हो गया? विधेय हो गया। ये क्या हो गया? विधेय हो गया। तो इसलिए क्या है कि इसमें एक उद्देश्य होता है और एक क्या होता है? विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, और एवं, तथा, इसलिए, अतः, वस्तुतः, अगर, मगर, लेकिन, पर आदि योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्य में जो है एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक क्या है कि इसमें आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य की शुरुआत की, जो, जिसे, जिसने, इनसे होती है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य उसे कहा जाता है जो आश्रित उपवाक्य क्रिया की विशेषता को बतलाता है, अर्थात कौन सी क्रिया कहाँ कैसे, ठीक है, कब या फिर कारण के रूप में, तो उसे हम लोग क्या है कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के 8 भेद होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के 8 भेद होते हैं और ये जो है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं, ये सारे के सारे क्या है? मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उसके भी भेद होते चले हुए जाते हैं। तो इसमें जो है बी आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे थे। देखिए, मोहन स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि बीमार चल रहा है, क्योंकि इसे बतलाया गया। तो इसमें करणवाची क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, कारणवाची क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य बताया, स्थानवाची बताया गया है, कालवाची बताया गया है, और एक क्या है कि विरोधवाची क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य बताया। आसान सी बात है जो है। देखिए, कारणवाची क्रिया विशेषण आश्रित, मोहन स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि से शुरू किया गया है, तो कारण बतलाया गया। स्थानवाची है नहीं, अगर स्थानवाची होता तो इसकी शुरुआत तो किससे होती है? जहां से होती है, तो जहां से तो है नहीं। कालवाची जो होता तो इसकी शुरुआत किससे होती है? जब से होती है। विरोधवाची जो होता तो इसकी शुरुआत तो क्या है? किससे होती है? जैसे किंतु, परंतु, ऐसे उनसे होती है। इसकी शुरुआत किससे होती है? ठीक है, चाहे शब्द से। ठीक है, वह सबसे छोटा था परंतु गाना गाता रहा, तो किंतु परंतु से होती है इसकी शुरुआत। और जो ये करणवाची जो होता है, ठीक है, इसकी शुरुआत जो है किससे होती है? क्योंकि से होती है। क्या किससे होती है? क्योंकि से होती है। और ये किसको दर्शाता है इसमें? ठीक है, विरोध को दर्शाता है। तो इसमें ए आंसर जो है ये करणवाची क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। और विरोधवाची जो होता है इसकी शुरुआत किससे होती है? चाहे से। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हम लोग, चाहे कितना जोर लगा लो मोहन नहीं आएगा, तो चाहे से शुरुआत हुई, तो ये जो है विरोधवाची कहलाता है। तो ये कारणवाची क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए, अरे ठीक है, एक लोकोक्ति आ गई। देखिए, बहुत अच्छी लोकोक्ति है कि लोक का अर्थ होता है लोक धन उक्ति। ठीक है, देखिए लोकोक्ति जो शब्द है, अगर लोक धन उक्ति ऐसे होता है, ये गुण स्वर संधि का सवाल है। लोगों में प्रचलित उक्ति। ठीक है,
किसका सवाल? लोगों में प्रचलित उक्ति। अब का अर्थ है, ठीक है, 3 दिन का जोगी पैर तक जटा। 3 दिन का जोगी कहते नहीं है, समाज में कहते हैं, जो बहुत सारे जो व्यक्ति है ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, तब कहते हैं कि 3 दिन का जोगी और पैर तक जटा। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है जो बहुत सारे दिखावा करते हैं, ठीक है, और जो है टंड फंड करते रहते हैं, या आडंबर करते हैं, उनके लिए कहा जाता है। देखिए सिद्ध पुरुष नहीं, सिद्ध पुरुष को नहीं कहा जाता है, दिखावा करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दिखावा करना। अद्वैत स्थिति, अद्वैत मतलब स्थिति, ये तो बहुत बड़े संत होते हैं अद्वैत स्थिति। अवधूत संत, अवधूत संत किसे कहा जाता है? एक हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए हैं हमारे हिंदी में, उनके किताब है नाथ संप्रदाय, उनकी तो क्या है ग्रंथावली भी आई हुई है। अवधूत संत उन्हें कहा जाता है जो संत बिना किसी इच्छा के, ठीक है, निस्वार्थ भावना से ईश्वर की भक्ति करता है, आराधना करता है, उन्हें अवधूत संत कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये तो बहुत बड़े संत होते हैं अवधूत, तो आपने देखा होगा दक्षिणी भारत में, खैर विशेष अलग हो जाएगा, दक्षिणी भारत में आलवार नैनवार जो संत हुए थे, या नाथ संप्रदाय के जो संत थे, वो अवधूत संत के रूप में माने जाते हैं, जो बिना किसी निस्वार्थ सेवा के ईश्वर की आराधना करते हैं, उन्हें अवधूत संत कहा जाता है। तो दिखावा करना जो है ये इसमें हो गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, जैसे था सही तर्क कौन सा है इसमें, अर्थात इसमें से जो है सही तर्क कौन सा है, और जबकि इसमें 3 बाकी गलत हैं। देखिए परसर्ग 2 प्रकार के होते हैं, आप तो जानते ही है, जो आप लोग बच्चे आंसर दे रहे हैं, ठीक है, उनको तो पता ही है कि परसर्ग के जो है, ठीक है, मैंने बताया भी था पिछली क्लास में, इस पे 2 बार चर्चा हुई थी, 2-3 बार चर्चा हुई थी, आपको पता होगा कि परसर्ग जो है 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात इनके 2 भेद होते हैं परसर्ग के। अर्थात परसर्ग को हम लोग क्या है कि विभक्ति कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं परसर्ग को। और ये विभक्ति जो होती है ना, इसके क्या है कि 2 प्रकार होते हैं परसर्ग के। एक तो क्या होती है कि इसमें संश्लिष्ट विभक्ति होती है। कौन सी होती है? संश्लिष्ट विभक्ति होती है, ठीक है। एक तो संश्लिष्ट विभक्ति होती है, और एक इसमें जो है दूसरी जो होती है, एक विश्लिष्ट विभक्ति होती है। कौन सी होती है? विश्लिष्ट विभक्ति होती है। अर्थात इसकी जो है, इसके 2 भेद होते हैं, संश्लिष्ट विभक्ति होती है, और कौन सी होती है? विश्लिष्ट विभक्ति। जयपुर से अजमेर तक, अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं, ये जयपुर से अजमेर जो है ये अपदान है, ये क्या है? अपदान कारक है। कौन सा है? अपदान कारक है। अब यहाँ देखिए अपदान कारक किसे कहा जाता है? जिस संज्ञा से अलग होने का भाव व्यंजित होता है उसे अपदान कारक कहा जाता है। अब जयपुर से अजमेर तक जब चलेंगे तो जयपुर से अलग हुए, तो जयपुर यहाँ पर अपदान कारक का उदाहरण है। अखबार जो है फारसी भाषा का शब्द नहीं है, नहीं शब्द लिखा गया है, जबकि ये तो जो है फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। और यहाँ पर क्या लिख दिया गया है? नहीं शब्द को लिख दिया गया है, ये गलत है। अब दिन उर्दू भाषा का शब्द नहीं है, देखिए यहाँ नहीं लिख दिया गया है, जबकि नहीं नहीं इन दोनों में नहीं होना चाहिए था। ये तो क्या है कि दिन उर्दू भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? उर्दू भाषा का शब्द है। तो अब यहाँ पर जो है परसर्ग जो है विभक्ति जो होती हैं उनके 2 प्रकार होते हैं, वही पहला ही आंसर जो है वही सही तर्क है। बाकी इसमें क्या है कि गलत है। अगले सवाल की तरफ जो है देखिए, जो है असंगत तर्क कौन सा है? देखिए एक गलत है, उसमें से गलत को आपको देखना है। आप इसमें आंसर देखिए कौन सा सही है। असंगत तर्क कौन सा? लघुत्तर शब्द में मात्रा संबंधी गलती है। लघुत्तर शब्द में देखिए कैसे होता है, लघुधन क्या है? उत्तर है, उत्तर है। अब देखिए घ में अंतिम ध्वनि क्या है? ऊ है। ऊधन ऊ का परिवर्तन किस में हो जाता है? दीर्घ में हो जाता है। असंगत तर्क कौन सा है? लघुत्तर शब्द में क्या है? संधि संबंधी गलती है। कैलाश शब्द में व्यंजन परिवर्तन संबंधी गलती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर जो है ये जो है व्यंजन परिवर्तन संबंधी गलती है, ये स आना चाहिए। कैलाश जो है ऐसे लिखा जाता है, ये इस तरह से लिखा जाता है। सन्यासी शब्द में व्यंजन लोप की गलती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सन्यासी में जो सन्यासी जो है इसमें जो है व्यंजन लोप की गलती है। किसकी गलती है? व्यंजन लोप की। ये आधा ने जो है ऐसे लिखा जाता है। कानून शब्द में नुक्ता संबंधी गलती है, बिल्कुल सही बात है। कानून जो है
वो शब्द ऐसे लिखा जाता है, इसमें नुक्ता संबंधी गलती है। तो अब इसमें जब हम लोग देखते हैं कैलाश में व्यंजन परिवर्तन संबंधी गलती है, सन्यासी शब्द में व्यंजन लोप से संबंधित गलती है, ये भी सही बात है। कानून शब्द में नुक्ता संबंधी गलती है, ये भी सही लिखा है। लेकिन ये जो है ना असंगत तर्क, यहाँ संधि संबंधी गलती है। लघुत्तर शब्द में जो है संधि संबंधी गलती है। तो अब संधि संबंधी गलती कैसे है, इसमें जो दीर्घ स्वर संधि है वो गलती नहीं हुई है। मात्रा तो हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग देखिए मात्रा संबंधी गलती तो कहाँ हुई है, जैसे त्योहार शब्द है, ये हमने लिख दिया त्योहार, ये गलत हो गया। त्योहार शब्द पर जो है एक मात्रा आती है, ठीक है, त्योहार शब्द पर जो है क्या है, एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, त्योहार ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये जो है त्योहार, तो इसमें जो है इसका ऐसे लिखते हैं हम लोग त्योहार में, तो इसमें क्या है कि मात्रा संबंधी गलती नहीं है, अर्थात क्या है, संधि संबंधी गलती है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। असंगत तथ्य है, अर्थात इसमें गलत एक तथ्य है, उसको देखना है हमें। देखिए पहला, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा क्रमवाचक विशेषण है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्रमवाचक विशेषण है, पहला दूसरा, ठीक है। ये जो सवाल है इसकी पुनरुक्ति हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख लीजिए इसे। दोनों, पांचों, सातों समुदायवाचक विशेषण, अनेक, सैकड़ों, लाखों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पहलवान बहुत खाना खाता है, निश्चित है, निश्चित नहीं है, ये क्या है, अनिश्चित है। कौन सा है, अनिश्चित होना चाहिए था इसे, और जबकि निश्चित लिख दिया गया है। ये इसमें क्या है कि असंगत तर्क है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे थे। असंगत तर्क कौन सा है इसमें, दिल्ली, आगरा और दिल्ली आगत शब्द हैं, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली उर्दू का है, दिल्ली हम लोग अरबी में लेते हैं, ठीक है। आगरा जो है उर्दू भाषा का शब्द है। चुनाव, सरकार और संसद आगत शब्द है। देखिए संसद जो है ना, ये आगत नहीं है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है संसद। तो ये जो है इसमें यही तर्क असंगत होगा। और बाकी देखिए अक्षी, नेत्र, चक्षु ये तत्सम शब्द हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तत्सम उन्हें कहा जाता है जो संस्कृत भाषा का मूल होता है। हमारे राजस्थान में तत्सम उसी को मानते हैं। आप लोग सही पहचान रहे हैं कि संसद जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये क्या है कि इसे आगत नहीं कह सकते। संस्कृत भाषा जो है हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है, जो लिपिबद्ध की गई है, जिसमें लिखा गया है। तो संसद जो है उसी संस्कृत भाषा का शब्द है। अब यहाँ देखिए जैसे सरपंच है, ठीक है, ये तो आगत है, सरपंच है, कोतवाली है। सरपंच तो किसका हो गया, फारसी भाषा का हो गया, और कोतवाली जो है किसका हो गया, ये तुर्की भाषा का हो गया। सिपाही भी इसी का हो गया। तो ये जो है इसमें बी ऑप्शन जो है ये असंगत तर्क है। बाकी जो है इसमें संगत तर्क है। अगले जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चार ऑप्शन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसी तरह का जो है आजकल पेपर आ रहे हैं, और आप अपने आप को जो है इसी तरह से तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर क्या है कि आपका हिंदी व्याकरण जीरो से लेकर, जिसको कहते हैं ना देसी भाषा में, जीरो से लेकर और अंतिम छोर तक तैयार हुई, तो ही आप लोग हिंदी व्याकरण में नंबर अच्छा ला सकते हैं। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है राजस्थान में, मतलब लगभग सभी की बात कर रहा हूँ मैं, एक दो तो एग्जाम में से सभी में हिंदी आती है। और हिंदी में अगर आप पूरे नंबर ले आते हैं तो किसी सब्जेक्ट में कम भी आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और जो है एसआई का जो है, इनमें तो ये अहम रोल अदा करती है। इसी पर आधारित होता है सिलेक्शन। अगले प्रश्न की हम लोग तरफ बात कर रहे थे कि देखिए असंगत तर्क कौन सा है इनमें से, अर्थात एक गलत है इनमें से और बाकी सही है। जैसे समाजवाद है, गांधीवाद है, पूंजीवाद है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अब जितने भी वाद होते हैं ना, वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जितने भी क्या है जो आप ऐसा कह सकते हैं, वाद जो होते हैं, इलेक्ट्रिक सामान के नाम होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होता है, बर्तनों के नाम होते हैं जातिवाचक संज्ञा, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। और प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। इलेक्ट्रिक सामान के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। देखिए ये गलत है, इसके बारे में तो अभी हम लोग बात कर रहे थे। क्योंकि इलेक्ट्रिक सामान के नाम जो होते हैं वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं होते। ये सारे के सारे जो है यहाँ पर ये गलत लिख दिया गया है, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर गलत है। जातिवाचक संज्ञा इलेक्ट्रिक सामान के नाम जो होते हैं, जैसे आपका मोबाइल है, कैमरा है, टीवी है, ठीक है, फ्रिज है और एसी है, पंखा है, ये सारे के सारे क्या है जातिवाचक संज्ञा में आते हैं।
वाहनों के नाम जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जो भी वाहन होते हैं जैसे कार है, स्कूटी है, बस है, ट्रक है, ठीक है, ट्रैक्टर है, ये सब वाहनों के नाम जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। इवन की जो फ्लाइट होती है उनके भी नाम जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। तूफानों के नाम जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई भी सुनामी आ जाए, आंधी आ जाए, ठीक है, ये सारे के सारे कोई भी तूफान जो होता है, ठीक है, वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। तो इसमें जो है बी जो ऑप्शन है ये क्या है कि इसका जो है सही आंसर नहीं है, बाकी इसके जो है सही आंसर हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे जो है आपके साहस बैच के अंतर्गत, जो साहस, ठीक है, बैच के अंतर्गत जो साहसी स्टूडेंट है उनके लिए हम लोग ये क्या है कि टेस्ट सीरीज लेकर आए। देखिए अगले प्रश्न को और हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए क्रिया से निर्मित संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए घबराहट, सजावट, चढ़ाई और बहाव, ठीक है। घबराहट ये क्या है कि क्रिया से निर्मित है। बुढ़ापा, बूढ़ा जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा है। लड़कपन से जातिवाचक संज्ञा है। मित्रता से जातिवाचक संज्ञा से। राज्य तो वैसे ही संज्ञा का उदाहरण है। शीतलता, शीतल जो है विशेषण से है, ठीक है। इसमें भी देखिए गर्म से गर्मी बना, सर्दी बना, तो इसमें क्या है पहला आंसर है 12वां में, ठीक है। अब लोग जो है हम लोग आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार।